नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट पेवर ब्लॉक, वो भी आईएस कोड के अनुसार जो भी आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो एक डायरी निकालिए, पेन निकालिए, उसमें आप कोड लिखिए पेवर ब्लॉक, कोड का नाम लिखिए आईएस 15658-2006। ठीक है। तो ये सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारा इसमें बन सकता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये कंडीशन के लिए क्या होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर हमको मान लो एयरपोर्ट पर करना है तो उसका कितना, कौन सा कंक्रीट हम यूज करेंगे, है ना। उसके बाद इसका एक्सपेक्ट रेशियो होता है, वो क्या होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए पेवर ब्लॉक के लिए, है ना। उसके बाद आपका थिकनेस कितना होना चाहिए फॉर डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स आ गया लिखने के लिए पेवर ब्लॉक में, उसको आप बहुत अच्छा ढंग से लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे को क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। क्यों, इसका देखते हैं डेली लाइफ में। आप पेट्रोल पंप जाइए, देखिए पेवर ब्लॉक है। एयरपोर्ट जाइए, वहां पर भी पार्किंग एरिया है, वहां पर यूज किया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग जहां ट्रेन देखते होंगे वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो बात रही कि किस एरिया के लिए कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए आपको इस कोड के अनुसार। तो वन बाय वन आप देखिए, बहुत ही क्लियर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। और एक परमानेंट आप डायरी रखिए। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में इंटरव्यू देना है या क्वालिटी चेक करना है या फ्यूचर में डायरी देखना है, हर चीज को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो डायरी पलटाइए, कौन सा कोड है अपना देख लिए, बस हो गया। ठीक है। तो स्लाइड नंबर 1 देखिए, स्टार्ट कर रहा हूं इसको। ये कोड है भाई, इस कोड को डाउनलोड कर लीजिए और अभी से ही जितना भी कोड आपके पास अवेलेबल हो रहा है फिफ्थ सेमेस्टर, स्टील है, आरसीसी, टोटल कोड आपका होगा। आरसीसी के लिए कौन सा है, आईएस 456। स्टील के लिए कौन सा है, आईएस 800 2007 लेटेस्ट कोड है ना। सिस्मिक के लिए आएगा उसका, अगर डिजाइन करते हैं। उसके बाद आपका क्या कर सकते हैं, डक्टिलिटी के लिए कोड आता है। तो अभी जो जरूरत का चीज है वही आप कीजिए, बाद में आपको जो जरूरत पड़ेगा मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा। ये आपका सिंपल देखिए, आपका पेवर ब्लॉक है इस टाइप से। और इसको अरेंज क्यों इस टाइप का शेप किया जाता है, इरेगुलर जिगजैग शेप, क्योंकि इंटरलॉक हो सके। इंटरलॉक जब होगा तो शियर स्ट्रेस जितना भी उसका लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे लोड ये देख रहे हैं, ये जो आपका इंटरलॉकिंग हो गया बीच में इस टाइप का, है ना। इस टाइप का इंटरलॉक हो गया। अगर प्लेन रहता सिंपल इस टाइप से रहता, इस टाइप से रहता, इंटरलॉक हो रहा है नहीं ना। जब लोड पड़ेगा क्या होगा, ये डिप्रेस अंदर चला जाएगा, ये भी अंदर चला जाएगा इंटरलॉक। इसलिए पेवर ब्लॉक जिगजैग बनाया जाता है। देखते हैं किस शेप का है, इधर इस टाइप से शेप का है, इस टाइप से शेप है। अब देखिए शेप के बारे में पहले पढ़ाऊंगा। इंटरलॉक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरलॉक। इंटरलॉक जब होगा तो स्ट्रेस लोड जहां यहां पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। लेटरल लोड जो लग रहा है, ट्रैफिक, नंबर ऑफ ट्रैफिक क्या हो, मूव कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इंटरलॉक का यहाँ पे जिगजैग होने का बेनिफिट है, यहाँ पर है। अब देखिए इसमें क्या है, टोटल कुछ टर्मोलॉजी है। तो टर्मोलॉजी में देखिए क्या क्या पॉइंट है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बस कुछ नहीं। अब ये देखिए, ये आप देखिए, ये आपका ये ब्लॉक है, हैंड ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है। टोटल लेंथ, स्केल कहां गया, हाँ ये एक मिनट, देखिए ये ब्लॉक है। टोटल ओवरऑल लेंथ है। लेंथ है क्या है, यहां से इस कोना से लेके, यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल। तो टोटल लेंथ देखिए कितना है, 2, ऊपर से नाप यहां तक, नाप यहां तक कितना है, 260 सेंटीमीटर है, 260 mm है, 26 सेंटीमीटर 260 mm है। तो इसको बोलते हैं ओवरऑल लेंथ। ये आईएस कोड डिसाइड नहीं करता कितना लेंथ होना चाहिए, ये डिपेंड करता है क्या, जो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है और जिसको सप्लाई कर रहा है कितना जरूरत है, वो डिसाइड करता है हमको कितना लेंथ चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन रख दे, वो डिपेंड करता है थिकनेस पर। जितना थिकनेस और एल का रेशियो होता है, एक्सपेक्ट रेशियो, जो बाद में बताऊंगा। दूसरी बात है विड्थ। देखिए दो टाइप का विड्थ है, टोटल विड्थ यहां से लेके, देखिए यहां से लेके टोटल लास्ट तक, ये आपका विड्थ है। इसको इधर ले जाइए, 160, 160 आ रहा है।
तो 160 विड्थ है, 270 क्या है, लेंथ है इसका ओवरऑल। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये विड्थ मिनिमम 50 mm होना चाहिए। कौन सा विड्थ? ये विड्थ यहां से लेके यहां तक, देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक जो प्रोजेक्शन जो है इसका जो विड्थ है ये मिनिमम 50 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये विड्थ बीच में ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, जहां भी लीजिएगा मिनिमम 50 mm होना चाहिए विड्थ। लेंथ का कोई हिसाब नहीं, लेकिन विड्थ मिनिमम 50 mm होना चाहिए। क्लियर हो गया? आपका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया। यही होता है, इट शुड नॉट बी लेसर देन 50 mm फॉर एनी साइड, कोनो साइड से विड्थ होना चाहिए। किधर से? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए। थिकनेस, थिकनेस अपने मन से नहीं दे सकते हैं, आपको कोड का यूज करना पड़ेगा। इस थिकनेस जो होता है, ये थिकनेस वो डिपेंड किस पर करता है, कौन सा ट्रैफिक कंडीशन है। अगर ट्रैफिक नहीं है, घर में कुछ पार्किंग के लिए बना दिए या कुछ पेडेस्ट्रियन बनाते, मिनिमम थिकनेस 50 mm होना चाहिए इसका पेडेस्ट्रियन का। मिनिमम कितना चाहिए? 50 mm। लो ट्रैफिक रहेगा तो 60 mm, मीडियम ट्रैफिक रहेगा तो 80 mm, हैवी ट्रैफिक रहेगा तो 100 mm, वेरी हैवी ट्रैफिक रहेगा तो 120 mm। मैक्सिमम 120 mm थिकनेस होता है पेवर ब्लॉक का। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मिनिमम कितना होता है? 50 mm, मैक्सिमम कितना होता है? 120, मीडियम ट्रैफिक के लिए कितना होता है? 80, वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए क्या होता है? 100, है ना। लो ट्रैफिक के लिए 60। ये डेटा आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको लाइफ चेंज कर सकता है। सेमेस्टर में, एग्जाम में कहीं ना कहीं वो पूछेगा, क्योंकि प्रीकास्ट जो कंक्रीट है या प्री स्टेज, इसका जो समय तो पूरा आने वाला है। घर जो बन रहा है, पिछला लेक्चर बताया था ना इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीकास्ट का, कि अब हर जगह रिसोर्स, आपके पास पैसा पूरा लगा दीजिए पे, जिसका पैसा नहीं है, रिसोर्स क्या है, लिमिट है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रीकास्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं जिसके पास पैसा है पूरा पैसा लगा दिया मटेरियल मजबूत होने, अरे उसको क्या, कितना मैक्सिमम यूटिलाइज होना चाहिए, मैक्सिमम ऑप्टिमल डिजाइन होना चाहिए। तो ऑप्टिमम डिजाइन कैसे करेगा? अगर मान लीजिए जहां जरूरत है प्रीकास्ट करेंगे तो मटेरियल का नेचुरल में जो रिसोर्स है सबके हक के लिए है, इसलिए प्रीकास्ट बिल्डिंग ही अब गवर्नमेंट रूल बना देगा, देखिएगा आने वाला समय में, और आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। याद हो गया? थिकनेस कितना होना चाहिए इसका? डिपेंड करता है किस पर? ट्रैफिक पर। ये ट्रैफिक कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं कि नो ट्रैफिक, लो ट्रैफिक है कि मीडियम है कि वेरी हाई है, वेरी या हैवी है ट्रैफिक है, वेरी हैवी ट्रैफिक है, ये डिसाइड करेगा कैसे? आप आइए बस इसमें, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा कैसा ट्रैफिक होगा। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल किसको बोलेंगे बताइए? जिसका वेट जो है लेडन वेट, मतलब इंजन और पीछे का जो माल, इसका जो ट्रेलर कह सकते हैं, वो 3 टन से ज्यादा होगा। 3 टन को 1000 से गुना कर दिए तो 3000 केजी। उसको न्यूटन में चेंज कीजिए, एक न्यूटन में कितना होता है? 10 केजी, 300, हाँ, और 3000 क्या हुआ केजी, उसको और गुना कीजिए तो टोटल जो किलो न्यूटन आएगा 30 किलो न्यूटन आएगा। क्लियर? हाँ, अब आएगा डिजाइन ऑफ पेमेंट। आप कितना कोई भी पेमेंट का बनाते हैं रोड का, 20 साल का हम लोग मान के चलते हैं, 20 ईयर्स के लिए। तो डिपेंड करता है आपका कि ट्रैफिक कंडीशन रहेगा तो लो के लिए अप टू 150 कमर्शियल एक दिन में क्रॉस करना चाहिए रोड से, 150। MSA मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपका पीछे का लेक्चर आप देख सकते हैं। तो लेस देन 0.5 होना चाहिए मीडियम ट्रैफिक, 150 से 450, ये डेटा आप याद कर लीजिए। फिर इसका MSA 0.5 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए 450 से 1500, 2 to 5। वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए मोर देन 1500। अगर वो इतना कमर्शियल व्हीकल क्रॉस कर रहा है तो वेरी हैवी ट्रैफिक मोर देन 0.5, इसके लिए कितना होना चाहिए? 120 mm थिकनेस होना चाहिए। ये डेटा है, आप नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए। इसको नेक्स्ट आइए, क्लियर हो गया? अब देखिए, एक होता है इसमें क्या, एक्सपेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है, ऐसा नहीं कि लेंथ बहुत ज्यादा दे सकते हैं, इसका लिमिटेशन है। लेंथ डिवाइड बाय थिकनेस, लेंथ डिवाइड बाय थिकनेस, लेंथ डिवाइड बाय थिकनेस, लेंथ डिवाइड बाय थिकनेस को बोलते हैं एक्सपेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो कभी भी मोर देन 4 नहीं होना चाहिए। तो लेंथ
डिवाइड बाय थिकनेस, लेंथ डिवाइड बाय थिकनेस क्या करते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, उसका वैल्यू हमेशा लेसर देन 4 होना चाहिए, तो फिक्स हो गया। अगर थिकनेस मान लीजिए 50 mm है, तो लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, फिर 200 mm से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें कितना था, 70 था। अगर थिकनेस 70 है, 70 है, देखिए इसका थिकनेस कितना था, 70, इसका कितना था, इसका था 70, नाप लेते हैं 70, तो कितना लेंथ हो सकता है मैक्सिमम, 70 इंटू 4 280, बताए ना, 270 था ना, इसका 270 है ना, तो आ गया कोड के अनुसार। तो एस्पेक्ट रेशियो लेंथ को डिसाइड कर लेना है तो थिकनेस को देख चलना पड़ेगा। थिकनेस अगर 80 है तो n2 तो कितना हो सकता है, 320 mm हो सकता है, ठीक है। अब देखिए होता है एक स्क्वायरनेस और प्लान रेशियो। प्लान एरिया क्या हुआ, कुछ नहीं, इसका प्रोजेक्शन देखिए, जैसा है पेपर रखिए ऐसा खींच दीजिए, इस टाइप से जितना जा रहा है ज्यादा ऊपर से कैसा दिखाई पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं प्लान एरिया। ऊपर से कैसा दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं प्लान एरिया, ठीक है। एक होता है इसको कोड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है ठीक है, इसका थोड़ा सा सुधार कर दो। एक स्क्वायरनेस समझ लीजिए, स्क्वायरनेस क्या बोलते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। जो आपका वर्टिकल प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है उसको बोलते हैं स्क्वायरनेस। यहाँ नील होगा, अगर 90 डिग्री है तो नील होगा, थोड़ा सा भी टिल्ट होगा तो कुछ इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का बीच कितना होना चाहिए, एंगल एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए नॉर्मली, तो नॉर्मली बिटवीन द वर्टिकल फेस ऑफ द पेवर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल वियरिंग सरफेस, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं वियरिंग सरफेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेड सरफेस। इट इज नील फॉर पेवर ब्लॉक, तो स्क्वायरनेस क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। प्लान एरिया समझ में आ गया। टॉप जो आपका टॉप व्यू है उसको बोलते हैं प्लान एरिया। तो ओवर व्यू और मान लीजिए टोटल लेंथ है, विड्थ है, एल इंटू विड्थ, ज्यादा हो जाएगा तो ओवर कह सकते हैं टोटल जो टॉप एरिया है ऑलवेज मोर देन प्लान एरिया, क्योंकि ये जिगजैग शेप का है ना। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको तो आप ये चीज नहीं होगा यहां से यहां तक, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ये नहीं होगा, यहां से यहां तक काट दीजिए इसको, ये यहां तक नहीं होगा, ठीक है। यहां लिखिए इट इज यूज फॉर डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द पेवर ब्लॉक, इट शुड नॉट बी लेसर देन 0.03 स्क्वायर मीटर। ध्यान रखिएगा, प्लान एरिया जो होता है क्या होता है, टॉप व्यू होता है, टॉप एरिया ऑफ द क्या एक्चुअल, हाँ टॉप एरिया कह सकते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल एरिया कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द पेवर ब्लॉक लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ पेवर ब्लॉक लिख सकते हैं। प्लान एरिया क्या हुआ, इट इज द हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द पेवर ब्लॉक। इट इज यूज, किसके यूज करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब निकालते हैं, जब जिस लोड पर ब्रेक हुआ वो लोड डिवाइड बाय एरिया यूज करते हैं, यही प्लान एरिया यूज करते हैं। हमेशा लेसर देन क्या हुआ, एक्चुअल एरिया से। अगर ओवरऑल लेंथ ले या विड्थ ले उससे हमेशा कम होगा, तो एरिया जब कम हुआ तो वैल्यू क्या होगा, ज्यादा देगा इसमें। तो इट्स कितना वैल्यू होना चाहिए प्लान एरिया, 0.03 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। स्क्वायरनेस समझ में आ गया कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे का क्या हुआ, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसमें नील होता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, एरीज और चेम्पर। देखिए एरीज और चेम्पर क्या होता है इससे समझ लीजिए। एरीज चेम्पर क्या होता है, इसको बोलते हैं एरी। देखिए जब ये जो है आपका ये इसको देखिए, ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा, जहां जहां कर्व है, जहां जहां कटा हुआ जिगजैग में स्ट्रेट लाइन कट ग्रुप बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्रुप, तो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से, इसको बोलते हैं चेम्फर करना। चेम्फर माने स्ट्रेट लाइन। अगर ये कॉर्नर कट राउंड हो गया, क्या हो गया, इस टाइप से हो गया, राउंड शेप का, राउंड शेप रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, एरीज। दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 5 mm, मैक्सिमम 7 mm हो सकता है एज पर कोड के अनुसार। इसको बोलते हैं बिलीव्ड एज, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और ये सर्किल का पार्ट नहीं है तो बिलीव्ड एज, अगर सर्किल का पार्ट है उसको बोलते हैं राउंडेड एज। इस टाइप अंदर की ओर कटा हुआ इसको बोलते हैं स्प्लिट एज। अगर ये इस स्ट्रेट लाइन झुका हुआ है इसको बोलते हैं चेम्पर्ड एज। और एंगल जो देख रहे हैं वर्टिकल लाइन खींचे और जितना से ये झुका हुआ है, जितना से ये अंदर ग्रुप बना हुआ, अल्फा को बोलते हैं ड्रॉ बोलते हैं, ठीक है। ये सबको ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं इसका। एरीज क्या होता है, चेम्फर क्या होता है, डिफरेंस क्या दोनों में। अब देखिए, अब यहाँ पे
पेवर ब्लॉक का डिफिनेशन एज पर कोड अनुसार क्या होगा? सॉलिड ब्लॉक होगा हमेशा। इसमें रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं क्या? इसमें छड़ डालते हैं? नहीं डालते हैं। अनरिइंफोर्समेंट प्रीकास्ट कंक्रीट यूज्ड इन द सरफेस कोर्स। सरफेस को क्यों बोलते हैं? ऊपर का सतह जो पेमेंट बनाते हैं, जिस पर गाड़ी व्हीकल चलती है, उसी को बोलते हैं सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स ऑफ द पेमेंट विथ मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 50 mm फ्रॉम एनी इन एनी डायरेक्शन, है ना, हैविंग एक्सपेक्ट रेशियो नॉट मोर देन 4। जो पहले बताए उसी को इंक्लूड करें। एक्सपेक्ट रेशियो नॉट मोर देन 4। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये और ये आपका कितना मिनिमम 50 mm होना चाहिए। और क्या है, इसमें रिइंफोर्समेंट नहीं यूज करेंगे और सॉलिड रहेगा, उसी को बोलते हैं पेवर ब्लॉक। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन द पेवर ब्लॉक, तो एज पर आईएस कोड लिखिएगा। एज पर आईएस कोड ये कंप्लीट डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, कि जब भी हम पेवर ब्लॉक बनाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है, किस आधार पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेवर ब्लॉक। जो भी आप कंप्रेसिव टेस्ट आप जानते होंगे, इस लैब में किए होंगे। लोड जो अप्लाई होता है ग्रेजुअली अप्लाई होता है, उसका रेट कैसे इंक्रीज करता है? 15 न्यूटन मीटर mm स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में इतना प्रेशर इंक्रीज करता है। 15 याद करिए, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर एक मिनट में। ये आपका डेटा हमेशा पूछता है किस रेट से इंक्रीज करता है, सब टेस्ट लेके होगा। तो देखिए कौन कौन सा ग्रेड यूज करते हैं किसके लिए। M30 यूज होता है जब ट्रैफिक नहीं रहे, मिनिमम M30 यूज करेंगे पेवर ब्लॉक के लिए। कहां जरूरत पड़ता है इसका? इसका होता है बिल्डिंग, देखिए कहां जरूरत पड़ता है? बिल्डिंग परमिसेस, जहां घर है, पब्लिक गार्डन हो गया, वहां इम्बैंकमेंट स्लोप, जब देखते हैं हाईवे में इम्बैंकमेंट तो या रेलवे का ब्रिज होगा रहता है, तो इम्बैंकमेंट इधर किनारे में क्या यूज करते हैं? पेवर ब्लॉक यूज करते हैं। लेकिन उसका क्या मिनिमम से? M30। M30 कैसे बनेगा, M35 कैसे बनेगा, वो आरसीसी सही से पढ़िए। और उसका M35 है लो ट्रैफिक के लिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, रैंप, जानते हैं रैंप, गाड़ी जहां उतरता है, मान लो बेसमेंट है, ऊपर से गाड़ी क्या हुआ नीचे मान लो पार्किंग के लिए जा रही है, तो उसी को बोलते हैं रैंप। तो रैंप के लिए अब यूज कर सकता है M35। M30 यूज नहीं करेंगे, M35। या कार पार्किंग जहां पे रेजिडेंशियल रोड जहां बन रहा है कॉलोनी में, M35 यूज करें। M40 कहां यूज करेंगे? सिटी स्ट्रीट के लिए, लो वॉल्यूम रोड के लिए, मीडियम ट्रैफिक के लिए। M50 कहां यूज करेंगे? हैवी ट्रैफिक, बस टर्मिनल जहां पर हो गया वहां पर यूज कर सकते हैं। मंडी हाउस जहां बाजार से, जैसे पटना बाजार से मिलती है, वहां पर यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पेमेंट के लिए M55 वेरी हैवी ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक किसको बोलते हैं? वेरी हैवी ट्रैफिक बोलते हैं पोर्ट्स हो गया, जहां पे बंदरगाह, यार्ड्स, जहां पे देखते हैं कि ट्रेन वगैरह मालगाड़ी जब उतरता है माल, तो उसमें हैवी लॉट ऑफ व्हीकल्स मूव करता है, उसमें M50 यूज करेंगे। एयरपोर्ट पेमेंट में वहां पर यूज करेंगे M55। तो ये डेटा और पर्पस, टाइप ऑफ और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज कर, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसमें से, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और अब चलिए नेक्स्ट, ये आप कैसे टेस्ट कीजिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए M35 है, तो उसको किस पैरामीटर्स हम चूज करें कि ये M35 ही है। तो इसके लिए कोड में मेंशन किया हुआ कि कैसे आप चेक करें, हाउ कैन यू चेक दिस इज M35 ग्रेड है कि नहीं है। तो इसके लिए क्लियरली मेंशन में IS 15658/2006 में मेंशन किया हुआ है। टेबल नंबर 3 देखिए, उसी का देखिए सेम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट पेवर ब्लॉक्स, ये दिया हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे M30 है, तो M30 के लिए यूज जब कीजिएगा यहाँ पे कंप्रेसिव निकालना चाहिए। M30 है, आपको एक ब्लॉक दिया है, उसका इसका मान लीजिए M35 है, सपोज दैट M35 है। इसको चेक करना है कि M35 है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले M35 का निकालने के लिए इसका कितना वैल्यू होना चाहिए आफ्टर कितना कास्टिंग के, आफ्टर 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद कितना कास्टिंग होना चाहिए, कितना होगा देखिए। तो क्या फॉर्मूला ये देखिए, FCK, इसको जो होता है FCK बोलते हैं। यहां पर जो FCK हो गया समझिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK 35 मेगा पास्कल कर सकते हैं। इसी का दूसरा यूनिट आप चेंज कीजिए सही से, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल आपको आरसीसी में पढ़िएगा, क्लियर। और M क्या हुआ? डिनोटेड बाय मिक्स। अब इसमें आफ्टर 28 कितना स्ट्रेंथ हम समझे M35 है, तो फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला है ये जो शुड बी ग्रेटर देन, यहां 35 से
ये किससे बराबर होना चाहिए, एफ सी के, तो 35 हो गया, प्लस है 0.825, क्लियर, इनटू गुना है। अब यहां लिखा हुआ देखिए, स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 0.5 न्यूटन पर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपका दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा इसमें, कहां पे, यही कोड में। कौन सा कोड है आपका, IS 456 में देखिएगा, ये वैल्यू दिया हुआ, डिफरेंट ग्रेड दिया हुआ है। तो M35 के लिए क्या दिया हुआ है, M35 के लिए देखिए 5 दिया, यहां से लेके यहां तक देखिए, कलर थोड़ा चेंज करने दीजिए, ये M35 का से लेके M25, ये इसका 5 दिया हुआ है, मीन्स उसको मल्टीप्लाई कर क्या हो सकता है, तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा आपका 5 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, 5 से, इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5, दिक्कत नहीं है। जो कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू होना चाहिए क्या, 35 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 4.15 है ना, 25 होगा इतना, तो 8 कीजिएगा तो 39 पॉइंट क्या होगा, 125, 39.125 होना चाहिए, सही है ना, हाँ क्लियर। ये इतना आप जब हम M35 यूज करेंगे 28 डेज के बाद वैल्यू होना चाहिए मिनिमम 29.125 यूनिट, क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, बस ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करने का प्रोसीजर देखिए, टेस्ट ये आपका है, अब इतना तो आ गया। अब देखिए टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए कोड के अनुसार देखिए, ये आपका करेक्शन वैल्यू दिया हुआ है, इसका क्या है, जब टेस्ट करने के बाद स्ट्रेस निकालते हैं उसके बाद करेक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जिगजैग शेप थिकनेस पर डिपेंड करता है, और एरी जो चेम्पर जो बना हुआ है इस पर डिपेंड करता है। इसको ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है क्या, पेवर ब्लॉक थिकनेस पर डिपेंड करता है, 50 mm है, तो आपका प्लेन मीन्स जिगजैग नहीं है, सिर्फ प्लेन में नहीं, क्या हुआ, ये रेक्टेंगल इस तरह का प्लेन बना, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसमें क्या है, ये आपका इधर से इस तरह से ब्लॉक है, एग्जांपल बताया, इस तरह जिगजैग है, तो इसके लिए ये होगा, एरिज रहेगा या चेम्पर रहेगा ब्लॉक, तो ये फैक्टर होगा, प्लेन रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, फैक्टर, ये कहां कब यूज करेंगे, लास्ट मोमेंट जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सैंपल का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल में कितना वैल्यू होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ताकि आपको फुल आइडिया लगे कि उसका वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। इसके लिए एक और मैं स्लाइड लेता हूं, ब्लैंक स्लाइड, हाँ इसमें देखिए, ठीक है, तो देखिए इसमें एज पर IS कोड जो है आपको 3 सैंपल लेना पड़ेगा इसमें। तो सैंपल नंबर 1, जैसे ब्लॉक बनाए, जब मान लीजिए चार्ट बनाना चाहिए, टेस्ट के लिए आपको पहले तो आपको सीरियल नंबर 1 लिखिए, सीरियल नंबर यहां लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ कास्टिंग लिखिए, डेट ऑफ कब कास्ट किए, डेट ऑफ कास्टिंग, इससे क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि पेवर ब्लॉक का रियल में कितना स्ट्रेंथ आता है, कैसे फाइंड होगा, वैल्यू कितना आ रहा है प्रैक्टिकली, इसलिए मैं एक डेटा में दे रहा हूं, आपको अंदाजा भी लग जाएगा लोड करने में कितना ब्रेक होता है वो, फॉर किसके लिए, M35 के लिए। इसके बाद होगा आपका डेट ऑफ कास्टिंग, हो गया, डेट ऑफ टेस्टिंग, कब टेस्ट कर रहे हैं, हो गया, ये जाएगा आपका। उसके बाद जाएगा आपका क्या, प्लान एरिया, प्लान एरिया, तो प्लान एरिया भी कोड में दिया हुआ है, 2 टाइप से निकालते हैं, मैं बताऊंगा। इसके बाद आपका आएगा ब्रेकिंग स्ट्रिंग या लोड होगा, ब्रेकिंग लोड भी कर सकते हैं, ब्रेकिंग क्या लोड, ब्रेकिंग लोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, क्या आएगा, स्ट्रेंथ, किसमें, ब्रेकिंग लोड न्यूटन होना चाहिए, एरिया किसमें होता है, mm स्क्वायर होना चाहिए, स्ट्रेंथ किसमें होगा आपका, न्यूटन पर mm में होना चाहिए, mm स्क्वायर में होना चाहिए। फिर आपका आएगा
फैक्टर, कौन सा, करेक्शन फैक्टर लिख सकते हैं, करेक्शन फैक्टर। और फिर आएगा आपका यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ। बस ये आपका क्या है, ये आपका मेन ब्लॉक है। सीरियल अब मिनिमम कितना लेना चाहिए, लेना पड़ेगा 3 ब्लॉक, 1 2 3, इसमें मेंशन कर दीजिएगा, इसमें 1 2 3। क्लियर। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल करते हैं या कहीं भी टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो एक आइडिया होना चाहिए कंप्लीट। इससे क्या होगा, आपको सब्जेक्ट से क्या इंटरेस्ट जुड़ाव रहेगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो पहले सैंपल 1 में कब टेस्टिंग किया, मान लीजिए जनवरी में कर रहे हैं, 1/1/2022 को कर रहे हैं, कोई दिक्कत, तीनों तो एक ही कर रहे हैं। टेस्टिंग 28 दिन बाद है, मान लीजिए 30 को कर रहे हैं, 30 है ना, 1/22 को 3 दे दिए। प्लान एरिया देखिए क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे प्लान एरिया, सिंपल सर 2 मेथड बताया। एक मेथड क्या बताया आपका, देखिए 1 मिनट, और कहां चला गया, इसको मिला है, नीचे गिर गया, अब मिल गया। अब देखिए ये आपका देखिए है ना, ये जो आपका है, आपका देखिए प्लान एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका बताया, क्या बताया है कि सबसे पहले तो कोई भी मटेरियल लेके इसके ऊपर जैसा शेप है वैसा बना लीजिए। शेप बनाने जैसे है ना, नीचे रख के प्लान रख के, जैसे थर्मोकोट लिए, इसको लिए इस पर रख दिए और सेम कटिंग करके काट लिए, ऐसा मिल गया। एक और लेना है, इसका स्टैंडर्ड साइज ये है, देखिए इसका स्टैंडर्ड साइज बताया कोड में, बहुत सिंपल मेथड बताया है। तो प्लान एरिया वाला उसको बताऊंगा, प्लान एरिया वाला अलग से मैं इसमें बताता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या किए हैं कि एक स्टैंडर्ड एरिया लिए, इसको स्टैंडर्ड, इसका जो लेंथ है, लेंथ लिए कितना 200 mm, समझिए 200 mm, सेम टू इंटू विड्थ कितना 100 mm। बस इसको क्या कर दिया, वेट कर लिए, कितना मास है इसका, मास ऑफ स्टैंडर्ड एरिया का मास हम लोग निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए वैल्यू, वेट कर लिए, ठीक है। और देखिए ए प्लान का जिसका आपको निकालना है, इसको मान लीजिए प्लान है, कौन सा प्लान है, ये हमको एरिया इसका निकालना है, एरिया हमको निकालना है, और इसको भी वेट कर लिए, इसको भी क्या कर लिए, वेट कर लिए। बस अब देखिए, अब इंटरप्रेशन लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, सिंस अगर मास किसका, स्टैंडर्ड का एम स्टैंडर्ड एरिया उसका है, एरिया कितना है EST, तो 200 इंटू 100, इतना क्या हुआ mm²। तो देयरफॉर अगर 1 रहा तो क्या होगा, 2 पर 4 जीरो दे दीजिए, डिवाइड बाय m को क्या करोगे TST, फिर क्या करोगे, देयरफॉर मास निकालना है प्लान का जो हम लोग रिक्वायरमेंट इसका, तो बस यूज करेंगे, 2 पर 4 जीरो हो गया 4 जीरो, डिवाइड बाय m, स्टैंडर्ड का वेट मास निकाल सकते हैं और इसका भी मास निकाल सकते हैं, मास प्लान कर दिए। बस इसका वेट निकाल दो, इसका वेट निकाल दो, बस प्लान का, इसका प्लान का निकल, एक सिंपल मेथड है। एक और मेथड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, क्या करेंगे, इस ब्लॉक को क्या करेंगे समझिए, कोड डाउनलोड की, इसको क्या करेंगे, सिंपल वेट कर लेंगे, सिंपल क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, इसमें समझिए एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से है, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से है। हाँ देखिए इसको वेट कर दीजिए, कितना W1 हो गया, क्या हुआ W1, समझिए, ठीक है। इसको क्या किए, एक बाल्टी में भर के पानी में डुबा दिए, उसका हल्का वेट होगा, इसको वेट कितना हुआ W2, क्लियर। अब देखिए आपको जानते हैं कि वाटर का, आपको पानी में जो जाएगा लाइट क्या हुआ, अपवर्ड की ओर, क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ, बुयांसी फोर्स काम करेगा अपवर्ड, वो जो फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ रिप्लेस्ड वाटर। रिप्लेस्ड वाटर का जो वेट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, इसका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, और कितना होगा, दोनों का जो माइनस कर देंगे तो W1 माइनस क्या होगा W2, ये ना हुआ कितना वेट ऑफ वाटर जितना रिप्लेस किया, इसका डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर cc, है ना,
इंटू वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इसका वॉल्यूम वाटर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो सरफेस एरिया वही प्लांट एरिया निकल जाएगा इंटू थिकनेस, टिक कर देंगे। W1 माइनस क्या होगा W2, इसमें ए निकालना है, एक प्लांट में जो निकालना चाहिए वो निकल जाएगा। सो W1 माइनस W2 डिवाइड बाय क्या होगा, 1 तो वैल्यू को ना डिवाइड बाय टी हो जाएगा जो थिकनेस है इसका, है ना। और ये किस में आएगा, ये आपका आएगा, अगर मान लीजिए ग्राम पर सीसी में है, ये आएगा सीसी में, इसमें आएगा इतना सीसी में। तो इस टाइप से हम लोग भी एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके हम लोग निकाल सकते। ध्यान रहे कि इसमें होगा, ये होगा सीसी में, और ये जो आप निकाल रहे हैं ये भी सीसी में आएगा, नहीं आएगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। डेंसिटी यूज कर रहे हैं तो मास हो जाएगा यहाँ पे m1 माइनस m2 कर, किसमें होगा ग्राम, वेट और मास एक ही चीज है, नहीं तो इसको मास में कन्वर्ट किया क्या होगा, m1 g इधर ले जाइए, है ना, जिस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कैसा कर लीजिएगा, अगर जो डाउट है कमेंट में कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किसी डाउट अगर मान लीजिए में नहीं आया है तो आपको अलग से एक लाइव क्लास लूंगा सैटरडे संडे, जो भी डाउट है आपको क्लियर इसमें कर देंगे। तो अब देखिए इस प्लान एरिया निकल गया, अब रियल प्लान एरिया कितना निकला मैं कैलकुलेट किया हूं, एक प्लान एरिया निकला है इसका, अगर इसी टाइप से निकालिएगा तो प्लान एरिया सबका वही निकलेगा 26225 समझिए, ये प्लान एरिया निकल गया mm स्क्वायर में, क्योंकि देखिए 200 इंटू 100 2 पर 4 होगा, तो इसका वही निकलेगा प्लान एरिया, तीनों का सेम प्लान एरिया। ब्रेकिंग लोड जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डालिएगा, लोड कैसे होगा, रेट ऑफ लोड 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट में। तो ब्रेकिंग लोड इसमें फर्स्ट सैंपल के कितना आ गया, एक अनुमान लगा था कितना किलो न्यूटन आएगा, 1055 किलो न्यूटन, लेकिन चेंज करेंगे न्यूटन 1 2 3, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए इसका फील होगा कितना तो ब्रेक हो रहा है वो, फिर आएगा 950 पाया, सेकेंड कितना है 950 पर 3 जीरो दे दीजिए, फिर आया 1152 पर 1152 पर, इस पर 3 जीरो दे दीजिए, है ना। स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या ब्रेकिंग लोड डिवाइड बाय प्लान एरिया, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 40.22, क्या आएगा आपका 40.228, तो 40.228 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 36.22, ठीक है। इसको करेंगे तो 43.92, क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज और, इसको मल्टीप्लाई, अब ये क्या है करेक्शन फैक्टर है, तो करेक्शन फैक्टर के लिए फिर चार्ट आ जाइए, कितना चार्ट होना चाहिए करेक्शन फैक्टर के लिए, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हुआ आपका चार्ट। तो आप किसके लिए निकालेंगे, अब देखिए हम लोग को निकालना है क्या, अगर मान लीजिए 60 है, क्या है मान लीजिए 60 है थिकनेस, या 70 आ गया मान लीजिए, इंटरपोलेशन से निकाल सकते हैं। 70 अगर आ गया तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मान लीजिए 60 mm है तो इसमें कितना आएगा, 60 mm आएगा आपका 1.06, तो इसमें करेक्शन फैक्टर यूज कर सकते हैं, तो 1.06 इसमें भी 1.06 1.06, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो तीनों का पहले एवरेज निकाल दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। एवरेज क्या निकलेगा इसका, एवरेज निकलेगा आपका 40.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एक्चुअल निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा भी कर, एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल क्या निकालेंगे, एक्चुअल स्ट्रेंथ निकलेगा क्या 40.01, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो फैक्टर आपका फाइंड आउट किया 1.06, तो इसका जो वैल्यू कितना आएगा, मोर देन कितना आएगा 40 2 मिनट आ रहा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टारगेट कितना था हम लोग का निकालना था, इसका M35 का 39, देखिए 39 था टारगेट, तो इसका कितना वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपका टारगेट वैल्यू कितना होना चाहिए 39.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसे मोर देन 40 है, तो ये टेस्ट क्या हुआ आपका सिलेक्टेड हो गया 125 है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ हम लोग निकाल दिए हैं, और इसी टाइप से आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर
ये आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, इसका कितना वैल्यू होता है ना, और जो भी टेस्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 1 मिनट।